Success Mantra. We shape future. Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu news analysis. So prior getting the details, let's have a sneak peek what is important for us in today's The Hindu. आज ही हम लोगों ने द हिंदू से रिलेटेड क्लैट 2023 में किस हिसाब से क्वेश्चंस आए, क्या क्या सोर्सेज थे और क्लैट 2024 वाले स्टूडेंट किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ताकि चैनलाइज कर पाए अपने रिसोर्सेज को एंड एनर्जी को, ताकि हेल्प हो जाए। क्लैट 2024 के टाइम पे अपलोड हो चुका है वीडियो, सो प्लीज हैव अ लुक ऑन इट एंड कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहला ये जो एनालिसिस ये 2 दिन का है, आज का और कल का द हिंदू का। तो फर्स्ट वन इज द गोवा लिबरेशन डे एंड सेकंड वाज द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर जीएसटी। तो इसमें थोड़ा बहुत हम जीएसटी के बारे में जानेंगे और एक इंफॉर्मेशन यहां पे ऐड ऑन करेंगे, दैट इज द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे एंड ये थर्ड एनालिसिस है वर्ल्ड कप 2022। क्लैट 2023 वाले स्टूडेंट को दुख होता होगा जो भी ये देखते होंगे, क्योंकि फीफा से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए इस बार जो एक्सपेक्टेड भी नहीं थे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कवर करेंगे अब। एंड द फोर्थ इज द साइंस एंड टेक डीप फेक्स से रिलेटेड न्यूज है एंड बायोडाइवर्सिटी गेट्स द नॉड ऑफ COP15। ये यूएन बायोडाइवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं अनलाइक द UNFCCC, तो इसको अच्छे से देखेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या एनालिसिस में थोड़ा डीप में देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज December 19 इज सेलिब्रेटेड एज द गोवा लिबरेशन डे। ये पोर्टुगीज के अंदर था, सबसे लास्ट में लिबरेट होने वाला स्टेट रहा इंडिया का, और December 19 को हुआ था, तो गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसमें क्या है, दिस डे सेलिब्रेटेड एज एनुअली टू मार्क द ऑपरेशन विजय का सक्सेस हुआ था। ये छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखनी है, जो बहुत ज्यादा हेल्प करती है व्हेन इट कम्स टू द जीके क्वेश्चंस, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इवन DU से भी और स्लैट से प्लस MH सेट से। इन तीनों एग्जामिनेशन से आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पूछा जाए। ऑपरेशन विजय क्या है और लिबरेशन कब हुआ था? 1961 में, डिफीट द पोर्टुगीज कॉलोनियल फोर्स। स्टार्टिंग में बता दिया क्योंकि ये सबसे लास्ट स्टेट था जो कि लिबरेट हुआ फ्रॉम द फॉरेन कंट्रोल, और वो फॉरेन था पोर्टुगीज। अच्छा, और गोवा में ही एक कॉमन कोड है जिसे आप कहते हैं कॉमन सिविल कोड, ठीक है। तो जो कॉमन सिविल कोड है वो आपको गोवा में ही है, तो ये याद रखना है, और जिसको हम लोग अभी आजकल UCC के डिबेट पे लेके चलते हैं, जो कि आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो ये 2-4 लिंक ऐसे ऐसे करते रहना चाहिए, बड़ा हेल्प होता है। ऑपरेशन विजय देखते हैं क्या है। 36 आवर मिलिट्री ऑपरेशन था जो कि 18 दिसंबर को शुरू हुआ और 19 दिसंबर को खत्म हुआ। वाज अबाउट द लिबरेशन ऑफ पोर्टुगीज टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव। तो 2 लिबरेशन है बेसिकली, गोवा, दमन एंड दीव, ये दोनों आपको पोर्टुगीज के कंट्रोल में थे। फिर जब ये लिबरेट हुए तो फिर ये चीज आया सामने में, एंड हियर वी आर रीडिंग दिस। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इस पर्टिकुलर लिबरेशन डे में। दिस वाज पॉसिबली द इंडिया आर्म फोर्सेस फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑपरेशन। ये इंडिया का पहला ट्राई सर्विस ऑपरेशन था। सर ट्राई सर्विस क्यों? ट्राई सर्विस इसीलिए क्योंकि एयर फोर्स भी इसमें था प्लस आर्मी भी थी। अब क्योंकि ये ओशन वाला रीजन है, पानी वाला रीजन है, तो नेवी भी थी। अच्छा, ये जब तीनों जुड़ती हैं तो आजकल हम इसे नाम देते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज का, विच इज द थिएटर कमांड। अब जिन्हें नहीं पता थिएटर कमांड क्या होता है तो वो देख ले थोड़ा सा एक बार कि सर व्हाट एग्जैक्टली दिस थिएटर कमांड इज। तो उसके फिर से हम वापस गोवा लिबरेशन पे आएंगे। तो जब हम बात करेंगे थिएटर कमांड की, तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि सर इतना लिंक क्यों हो रहा है। जो नए बच्चे हैं उनको एक डाउट रहता है कि सर ये बहुत ज्यादा लिंक हो रहा है थिएटर कमांड वगैरह। तो आप लोग प्लीज प्रीवियस एनालिसिस देखिए जो एलेट और क्लैट का थी, कि कितना ये लिंक कितना हेल्प करता है स्टूडेंट्स को। और क्लैट में हम लोगों ने तो बहुत अच्छा हिट किया, दैट वाज द 24 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35, दैट वाज वेरी नाइस, एंड व्हेन इट कम्स टू द एलेट इट वाज 27 आउट ऑफ 30। तो दैट्स व्हाई आई से कि लिंक बहुत जरूरी है। तो चलिए थिएटर कमांड की अगर बात करें तो थिएटर कमांड अंडमान एंड निकोबार में ही है। इंडिया का एक थिएटर कमांड अंडमान निकोबार में है और दूसरा न्यूक्लियर कमांड है, राइट। और थिएटर कमांड का जो रिकमेंडेशन है वो बेसिकली कारगिल कमेटी के द्वारा दिया गया था, जिस कमेटी ने कारगिल कमेटी जो कि आपको 1999 में बनी थी, और इसी कमेटी ने एक पोस्ट को रिकमेंड किया था, दैट वाज द CDS। और इंडिया के पहले CDS कौन थे? तो इंडिया के पहले CDS थे आपको अनिल चौहान जी।
आई एम माय बैड, विपिन रावत जी एंड अभी हैं अनिल चौहान जी, ठीक है। तो विपिन रावत एंड अभी हैं अनिल चौहान, तो ये दोनों नाम याद रखना है आपको। एंड ये बहुत सारे हम लोगों ने डिटेल पढ़ा था, जब भी आगे न्यूज में आएगा तो हम इसको फोकस करेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखना है थिएटर कमांड के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं कि भाई इसमें और क्या क्या एनालिसिस हो सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो लेट्स सी, wait, there is some technical problem. Yes, here we are. This possibly was the India's armed first try service था। ये देख लिया हम लोगों ने। The Indian Air Force bombed the Portuguese air base at Dabolim while the army advanced from the north and east to Goa। तो ये बेसिकली रीजंस के बारे में बात कर रहा है कि कौन कौन से रीजंस में क्या क्या मतलब एक्शंस लिए गए थे। तो एयरफोर्स बॉम्ब्ड एट पोर्टुगीज एयरबेस एट डेबोलिम, और ये आगे की बात कर रहा है, नेवी के बात कर रहा है, तो ये पोर्टुगीज वॉरशिप सिक्योरिंग द एक्सेस टू मोरमुगु हार्बर एंड सिक्योरिंग द अंजाडिप आइलैंड द कोस्ट ऑफ करवार। ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है इसका जो आपको पूछा जा सकता है। बाय द इवनिंग ऑफ दिसंबर 19 पोर्टुगीज गवर्नर जनरल वासालो डी सिल्वा, ये नाम याद रखना कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पोर्टुगीज एट द टाइम ऑफ लिबरेशन, तो वासालो डी सिल्वा, ये नाम अच्छे से याद रखना। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये करंट अफेयर्स का ही एक पार्ट एंड पार्सल बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। तो स्टेटहुड टू गोवा, अब गोवा जब पहले आपको लिबरेट हुआ तो उसको स्टेटहुड नहीं दिया गया था। लेटर ऑन बाय 1967 एक प्लेबिसाइट कराया गया। अच्छा, ये प्लेबिसाइट क्या होता है? प्लेबिसाइट होता है बेसिकली एक रेफरेंडम, पब्लिक का ओपिनियन लेना। तो जब प्लेबिसाइट कराया गया कि स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए या फिर महाराष्ट्र के साथ मर्ज कर देना चाहिए, तो मेजोरिटी ऑफ गोवा ने कहा कि मर्जर नहीं होना चाहिए। यही है मेजोरिटी ऑफ गोवंस, ये इट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट होता है पब्लिक ओपिनियन लेना। तो जब वो किया गया तो फिर इसे यूनियन टेरिटरी ही रखा गया 1987 तक। व्हेन इट वाज ग्रांटेड स्टेटहुड, गोवा बिकेम द 25th स्टेट व्हाइल दमन दीव रिमेन्ड एज यूनियन टेरिटरी, जो आज भी यूनियन टेरिटरी है। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि गोवा 25th स्टेट था इंडिया का, और 1967 जब रेफरेंडम कराया गया कि इसको मर्ज कर दिया जाए महाराष्ट्र के साथ या इंडिपेंडेंट छोड़ा जाए, तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम मर्जर नहीं होने देंगे, हम अलग ही ठीक है, यूनियन टेरिटरी ठीक है। फिर 1987 में एक डिमांड उठी और फिर वो डिमांड यूटी से स्टेट में कन्वर्ट कर गई। बट दमन दीव आपको आज भी यूनियन टेरिटरी है और कल भी रहेगा। कल क्या होगा वो कुछ भी हो सकता है। नाउ दिस इज द माई मोस्ट फेमस लेडी एंड पावरफुल लेडी में भी आती हैं ये फोर्ब्स की लिस्ट में। और डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर जीएसटी की बात करेंगे तो 48th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। अच्छा, जीएसटी काउंसिल की जब बात होती है, आई रियली लाइक टू टॉक अबाउट द जीएसटी काउंसिल बिकॉज जीएसटी जो है वो एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का, क्योंकि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिल के आते हैं और काम करते हैं। 101st अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसके बारे में बात करते हैं आगे और क्या क्या है। चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर रिकमेंडेड डीक्रिमिनलाइजिंग सर्टेन ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 132 ऑफ द CGST Act 2017 which provides for the levy of the CGST. Some other recommendations for the facilitation of trade include an increased threshold of the amount of tax for prosecution, reducing the compounding amount in GST। इसको आप छोड़ सकते हैं। बेसिकली बात यह है कि कुछ कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस उसको डीक्रिमिनलाइज करने की बात की गई, और वो ऑफेंसेस आपको CGST के हेडलाइन में आती है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज में क्या है। तो इसमें हम देखेंगे जीएसटी काउंसिल ऑफेंसेस एंड समरी। तो जीएसटी काउंसिल बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब जीएसटी क्या है? जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिकली ये डायरेक्ट नहीं होता है, ये चीजें याद रखनी है कि इट इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स। ये आपसे डायरेक्टली नहीं लिया जाता है किसी गुड्स पे। अब इनडायरेक्ट देखिए, टैक्स जो होता है वो बेसिकली दो तरह का रहेगा। यहां पर थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो आप डायरेक्टली पे करते हो गवर्नमेंट को, दैट इज कंसीडर्ड एज द डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो आप गुड्स के थ्रू पे करते हो। सर गुड्स के थ्रू का मतलब, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टॉफी खरीदी है ना, वो टॉफी 1 रुपए की आपने खरीदी, उस पर आपने कुछ टैक्स दिया, तो वो पर्टिकुलर टैक्स जो वो अमाउंट है, वो टॉफी 1 रुपए का नहीं था, बट वो टैक्स लगा के 1 रुपए का हुआ। आपके लिए तो 1 रुपए का हुआ, बट उस पर जो टैक्स लगा वो गवर्नमेंट ने ले लिया, तो आपने इनडायरेक्टली दिया। लेट सपोज कि आपने बर्गर लिया मैकडी में जाके, तो व्हाट दे डू कि वो बर्गर पे जो टैक्स इंक्लूसिव होता है, कभी बिल लेना तो वो टैक्स के साथ आप पेमेंट करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ टैक्स। अब मैकडी क्या करेगा? उसको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देगा।
तो डेट वाज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स, तो डेट इज कंसिडर्ड एज अ जीएसटी। और ये 1 जुलाई 2017 से स्टार्टिंग में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इसमें अगर देखें जीएसटी में, तो थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ 101st अमेंडमेंट था, अभी जस्ट बताया 101st अमेंडमेंट था, 1 जुलाई 2017 से आया, और ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इट हैज एक्चुअली रिप्लेस द वेरियस। अब ये है, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे पहले, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी लग रही है, सर्विस टैक्स लग रहा है, तो सबको एक साथ लाकर के कंबाइन किया गया और आपको बन गया जीएसटी। इट इज लिवाइड ऑन मैन्युफैक्चरर सेल्स गुड्स, ये आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, जीएसटी का स्लैब रेट देख लेते हैं, तो 0, 5, 12, 18 एंड 28, ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन इज द 5। 5 अलग अलग स्लैब में जीएसटी लगता है, 0, 5, 12, 18 और 28। तो ये 5 चीज है। अब टाइप्स ऑफ जीएसटी में जब आए, तो टाइप्स में भी 2 तरह की होती है, एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड इंटीग्रेटेड। अच्छा, कभी बिल लेना, तो बिल जब लोगे, जैसे ये बिल आया, जनरेट हुआ, तो ये गुड्स का प्राइस हो गया जो भी आपने लिया है ना, और फिर इसके आगे लगेगा सीजीएसटी लिखा रहेगा, यहाँ पे एसजीएसटी लिखा रहेगा, और यहाँ पे आईजीएसटी लिखा रहेगा। अब ये होता क्या है सर, तो ये तो हो गया सेंटर का, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद आता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक आता है इंटीग्रेटेड, मतलब जब किसी स्टेट से स्टेट में कोई गुड्स का जाता है तो उस पर टैक्स लगता है, दैट इज कंसीडर्ड एज द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल जो है, इसी के बारे में बात हो रही थी कि इट इज द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें सेंटर भी बैठता है और स्टेट भी बैठता है, एंड दे टेक अ कॉमन डिसीजन बेसिकली। वो 101st अमेंडमेंट से इसको बनाया गया, क्योंकि जीएसटी बना तो जीएसटी काउंसिल भी आया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल 279A में मेंशन्ड है स्पेशली, तो ये याद होनी चाहिए। अब सर जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो भी अभी जैसे निर्मला सीतारमण जी है, तो शी इज द चेयरपर्सन। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि 48 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें सीतारमण जी ने ये कहा, तो यानी शी इज द चेयरमैन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस, वो एक मेंबर होगा, स्टेट का रेवेन्यू जो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ एनी अदर मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। अब यानी 28 स्टेट हैं, तो 2800 के मिनिस्टर्स यहां पर आएंगे, ठीक है। तो अगर मोटा मोटा बात किया जाए तो 3 लोग हो गए, एक मेन जो उसका चेयरपर्सन होगा, एक स्टेट का, और यहां पर हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव। तो इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि सेंटर स्टेट का बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप का एग्जांपल की बात की जाती है यहां पे। आगे देखते हैं, जीएसटी काउंसिल इज एपेक्स कमिटी टू मॉडिफाई रिकंसाइल। अब सबका यही है करता धरता, तो इससे तो कोई छेड़छाड़ नहीं है। अब डिसीजंस ऑफ जीएसटी काउंसिल आर टेकन बाय मेजॉरिटी नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेट वोट कास्ट। तो 3/4 वोट कास्ट होना ही चाहिए कम से कम। अगर मान लो कि वेटेड वोट कास्ट का 3% बोला गया, अगर उस 40 लोग थे वहां पर, तो यहां पर एटलीस्ट 30 लोग तो एटलीस्ट सपोर्ट करने चाहिए। अगर 30 का सपोर्ट नहीं है तो वो डिसीजन पास नहीं होगा, अगर है तभी वो डिसीजन पास होगा, सिंपल। एक चेयरमैन, अब देखिए आपको जीएसटी काउंसिल में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, किस अमेंडमेंट से आया, कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं, जीएसटी के कितने टाइप्स, स्टेट, सेंटर और इंटीग्रेटेड, और क्या आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 279A, और जीएसटी का क्या आपको, जीएसटी काउंसिल का क्या आपको, अगर बात की जाए कि कितने मेंबर्स होते हैं और क्या उसका टोटल रहता है स्ट्रक्चर, तो उसके बारे में देखा, और क्या वोट कास्ट है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आगे देखते हैं सेंटर का कितना वेटेज है इस पे, 1/3, सेंटर को 1/3 वोट का मिला है। टोटल वोट कास्ट एंड ऑल द स्टेट टेकन टुगेदर हैव 2/3, मतलब टोटल स्टेट, मतलब 2 पार्ट में बटेगा। ये देखो, क्योंकि ये सेंटर स्टेट के बीच का रिलेशन है, तो वोट कास्ट 2 पार्ट में बटेगा, एक है आपको सेंटर और एक है आपको स्टेट। स्टेट रहेगा 2/3 और सेंटर रहेगा 1/3। जब इसको जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा ना, मेले सुर मेरा तुम्हारा सुर बने हमारा, ऑब्वियसली वो 1 हो जाएगा जाके इन द एंड।
एंड ऑल डिसीजंस टेकन बाय जीएसटी काउंसिल हैव अराइव्ड थ्रू अ कंसेंसस, और ये कंसेंसस कितना होना चाहिए, 3/4 एट लीस्ट। ठीक है, चलिए आई होप कि यहां तक क्लियर होगा, और कोई भी डाउट हो जस्ट मेंशन और ईमेल मी, आई विल श्योरली आंसर। अच्छा, अब क्रिमिनलाइजेशन की क्या बात हो रही है, तो सिंस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टैक्स इवेजन, क्योंकि देखो जैसे एक टैक्स होता है जिसे हम कहते हैं टैक्स की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट तो आप लोग पढ़े ही होंगे। अब 2-3 तरह की बातें और होती है जब भी हम टैक्स की बात करते हैं। लेट मी टेल यू 2-3 थिंग्स जो को आप लोगों ने सुना होगा पहले वैसे, कि एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, है ना, एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। अभी आएंगे उस पूरे ऑफेंसेस पे भी आएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। और एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। देखो जब प्रोग्रेसिव टैक्स होता है तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, इनकम और टैक्स। ठीक है, अगर इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। वहीं पर अगर रिग्रेसिव टैक्स की बात करोगे तो यहां पर घटता है यही चीज। अब प्रोपोर्शनल मतलब जितनी इनकम उतनी टैक्स, इनकम टैक्स बराबर चलेगी, यहां पर इक्वल, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। प्रोपोर्शनल की बात कर दी ना। और प्रोग्रेसिव में अगर इनकम, अब देखो जैसे जिसकी इनकम बढ़ेगी उसका टैक्स बढ़ेगा। अब इनकम बढ़ा टैक्स बढ़ा तो लोग क्या करेंगे, इवेजन करने की कोशिश करेंगे। तो इसी इवेजन को चेक डाउन करने के लिए या मेट करने के लिए इन्होंने ये डीक्रिमिनलाइजेशन की बात कही। द टैक्स अथॉरिटीज आर एक्टिवली यूजिंग टेक्नोलॉजी, और ये जीएसटी लॉ ने फाइनली स्टेबलाइज किया। इन्होंने कहा कि हम क्रिमिनलाइज करेंगे कुछ ऑफेंसेस को। तो ठीक है, आई होप कि इसके थ्रू ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आया होगा वो पर्टिकुलर चीज। चलिए आगे देखते हैं। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनल्टीज की बात की गई। दे मे बी बोथ कंकर्ड एंड साइमल्टेनियस। द डिपार्टमेंट अथॉरिटीज हैव अथॉरिटी टू इंपोज मॉनिटरी और सीजर ऑफ गुड्स, ये 2 बातें उन्होंने कही। और क्रिमिनल पेनल्टीज इंक्लूड इंप्रिजनमेंट एंड फाइन्स, तो ये 2 बातें हैं। द अमाउंट ऑफ टैक्स, द इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में कि क्या क्या टैक्स पे बात होगी, और ये सेक्शंस की बात की गई। और फर्दर डिवाइडेड इनटू बोथ कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। तो ऑफेंसेस की बात है, इसको आप स्किप कर सकते हैं फॉर अ व्हाइल। और नीड टू डिक्रिमिनलाइज, इसलिए अब देखो क्यों डिक्रिमिनलाइज करना है। अगर डिक्रिमिनलाइज नहीं करिएगा तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। द जीएसटी इज स्टिल डेवलपिंग, ठीक है, ये अपने इन्फेंट रेट पे है। अब अभी से इवेजन का प्रॉब्लम होगा। राइजिंग द मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ टैक्स अमाउंट फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन अंडर जीएसटी फ्रॉम 1 to 2 करोड़ है। अच्छा, रिड्यूसिंग द कंपाउंडिंग अमाउंट फ्रॉम द प्रेजेंट एज 50 to 150% एंड टैक्स अमाउंट 25 to 100। Declaring certain offences under section 132 such as preventing any officer from doing his duty, deliberating, tampering materials, इन सब के बारे में बात किया गया। तो ये था जीएसटी के बारे में और जीएसटी काउंसिल और टैक्स इवेजन के बारे में। आई होप कि यहाँ पे क्लैरिटी आ गई होगी। और कोई डाउट हो जस्ट मेंशन, या फिर रिपीट करवाना चाहते हो कोई टॉपिक, या कोई टॉपिक रिकमेंड करना चाहते हो कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो जस्ट प्लीज मेंशन, आई विल श्योरली ट्राई टू एड्रेस योर डाउट्स एज वेल। चलिए ये देखते हैं। ये वर्ल्ड कप है भाई, अर्जेंटीना ने तीसरी बार वर्ल्ड कप टाइटल जीता बाय बीटिंग फ्रांस 4-2 इज अ पेनल्टी शूटआउट। अच्छा, इसमें मेसी साहब भी थे, अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया आई गेस की फुटबॉल से इसके बाद। चलिए देखते हैं फुटबॉल के बारे में क्या क्या है। द फुटबॉल वर्ल्ड कप इज एन इंटरनेशनल सॉकर टूर्नामेंट हेल्ड एवरी 4 years। तो देखिए अब फुटबॉल का फैन होना नहीं होना वो अलग बात होती है ना, कि कोई क्रिकेट का फैन होता है, कोई फुटबॉल का फैन होता है, कोई हॉकी का फैन होता है, कोई बैडमिंटन का होता है। एंड इसके बारे में नॉलेज रखना इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है इन द एंड, है ना। तो फुटबॉल हर 4 साल में एक बार होती है। वर्ल्ड कप है भाई, फीफा है। और फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड कप कहां खेला गया था, 1930 उरुग्वे में। आसान है, सिंपल सी बात है, 1930 उरुग्वे। द टूर्नामेंट इज द फर्स्ट टू बी हेल्ड इन द अरब वर्ल्ड, पहली बार हुआ है अरब वर्ल्ड में हुआ है, दैट टू इज इन कतर, है ना। और अरब वर्ल्ड एंड सेकंड टू टेक प्लेस इन एशिया आफ्टर जापान साउथ कोरिया जॉइंट होस्टेड द इवेंट इन 2002। तो एशिया में इससे पहली बार हो चुका है, जापान और साउथ कोरिया ने मिलकर होस्ट किया था 2002 में। और अरब कंट्रीज में और एशियन में सबसे दूसरी बार हो रहा है, दैट इज इन द कतर। ठीक है, अभी तो कंक्लूड हो गया है खैर, और अर्जेंटीना जीत चुका है बाय डिफीटिंग फ्रांस 4-2 इन अ पेनाल्टी शूटआउट। देखते हैं टॉप स्कोरर कौन थे भाई साहब। टॉप स्कोरर थे हमारे फ्रांस के काइलिन मबापे, 8 गोल। बेस्ट प्लेयर अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, और बेस्ट यंग प्लेयर अर्जेंटीना के थे एंजो फर्नांडेज। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद होनी चाहिए।
मैस्कॉट टूर्नामेंट का था लाइव, जिसका मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। ये मैस्कॉट वगैरह याद होना चाहिए आपको। ऑफिशियल मैच बॉल का नाम अल रिहला is unveiled on 30 March 2022. It was mainly inspired by culture, architecture and iconic boats and flag Qatar in Arabic. अल रहला का मतलब होता है जर्नी, ठीक है। अगर लाइव करोगे तो अल रहला अच्छी होगी, अगर सुपर स्किल प्लेयर है तो आपकी जर्नी भी बहुत अच्छी होगी। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। 2 of the matches balls were sent and अच्छा ये प्रचार प्रसार देखिए इनकी मार्केटिंग कितनी अच्छी हुई है कि इन्होंने फीफा और कतर एयरवेज और स्पेस एक्स फैल्कन 9 का यूज करके बॉल को ऊपर भेजा। भाई फीफा हो रहा है कतर में तो कुछ करना चाहिए। और फीफा अनाउंस्ड अ नंबर ऑफ अवार्ड्स टू रिकॉग्नाइज द ग्रेट परफॉर्मेंस। अच्छा ये ग्रेट परफॉर्मेंस याद होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोल्डन बूट, मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स काइलिन मबापे, इनके कितने गोल्स थे? 8। गोल्डन ग्लोव एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना के। गोल्डन बॉल परफॉर्मर ऑफ द टूर्नामेंट लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। यंग प्लेयर एंजो फर्नांडिस अर्जेंटीना। एंड फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को मिला। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए और DULLB एमएच सेट स्लैट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। दिस एडिशन विल बी द लास्ट टू फीचर इन जस्ट 32 टीम्स विद द टूर्नामेंट्स बीइंग एक्सपेंडेड। और ये जो था ये लास्ट ऐसा टूर्नामेंट था जिसमें 32 टीम्स खेलेंगी और 2026 में जब ये टूर्नामेंट होगा तो 48 नेशंस खेलेंगी। तो ये लास्ट टूर्नामेंट था जिसमें इतनी कम टीम्स खेल रही थी, अब आगे जाके थोड़ी सी टीम्स और खेलना शुरू करेंगी। 2026 वर्ल्ड कप एडिशन विल बी होस्टेड बाय 16 सिटीज इन 3 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज कनाडा, मैक्सिको एंड यूएस। तो जैसे 2002 में साउथ कोरिया और जापान ने किया था, 2026 में कनाडा, मैक्सिको और यूएस करेंगे। ये तीनों मिलके ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, तो प्लीज इनका नाम याद रखना। द विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल टेक होम। अच्छा ये इतने इतने पैसे मिलेंगे, ये देख लेना। ये नहीं भी देखोगे तो फिर भी चलेगा, बट ये याद होना चाहिए 2026 का फीफा कहां होगा। तो फ्रांस, यहाँ पे कनाडा, मैक्सिको एंड यूएस, ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या कंट्रोवर्सीज। अच्छा इस बार फीफा में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, तो टू बी प्रिसाइज बता दे तो 2-3 बातें हुई थी। एक तो LGBTQ के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अल्कोहल से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि लोग जो फीफा फैंस होते हैं वो बेसिकली नॉर्डिक कंट्रीज और ये अमेरिकन कंट्रीज, ये इंग्लिश कंट्रीज से बिलोंग करते हैं वो, तो वो जब स्टेडियम जाते हैं दे यूज टू टेक द बियर कैंस, ये बहुत नॉर्मल है उनके लिए, लेकिन फीफा में मना कर दिया गया था इस बार में, तो वो एक प्रॉब्लम आया था लोगों के लिए। फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ जब स्टैम्पीड हो गया था, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ। LGBT राइट्स हुआ जो क्लैट ने पूछा था इस बार क्वेश्चन। एंड कतर स्कैंडल भी एक सामने आ रहा है जिसमें यूरोपियन पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट को इस पे अरेस्ट करने की बात हो रही है कि सी वाज इन्वॉल्व्ड इन द सच अ बिग स्कैंडल और उन्होंने कतर से पैसे लिए हैं इस चीज को दबाने के लिए या फिर कुछ काम करवाने के लिए, क्योंकि एक बात कही जा रही है कि कतर से ऑयल लेने की बात हो रही थी और मैडम ने पैसे लिए हैं यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने। पॉलिटिकल स्कैंडल भी सामने आ रहा है, तो देखते हैं इसमें बात ही, इसमें बहुत सारे थे, लॉबिस्ट थे, पॉलिटिकल स्टाफ्स थे, सिविल सर्वेंट्स थे, इसमें शामिल है। देखते हैं क्या होता है। और कतर स्कैंडल ध्यान रखना, इट विल हेल्प गोइंग टू कम इन न्यूज अगेन एंड अगेन, क्योंकि अभी जस्ट हुआ है। एंड कतर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ था? इट इज ईयर 2002 टूर्नामेंट के बारे में जो अभी हम लोगों ने देखा। नाउ इट इज साइंस एंड टेक टॉपिक्स, दैट इज द डीप फेक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है डीप फेक्स एंड रीडिंग इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और डीप फेक्स के साथ हम एक टॉपिक और पढ़ सकते हैं, दैट इज द डॉक्सिंग। अच्छा ये डॉक्सिंग जो है वो आपको ट्विटर से रिलेटेड है, तो इसको अच्छे से देखते हैं अभी क्या क्या चीजें हैं। और डीप फेक्स में क्या होता है कि चाइना ने गाइडलाइंस इशू किए हैं कंपनीज को कि भाई तुम ये टेक्नोलॉजी पे काम करो। इसमें क्या होता है कि जैसे मेरा फेस है, मिलर एक फेस, अब वो क्राइम करेगा पर्सन और उससे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नहीं समझ में आया? आई अंडरस्टैंड। देखो क्या होता है कि फोटोज किसी और की यूज कर ली जाती है, बॉडी कोई और होता है, फोटो कोई और होता है, मतलब फेस ही चेंज कर देना। डीप फेक्स, फेसेस से याद रख सकते हो इस चीज को, थोड़ा और डिटेल जानेंगे अभी। और आप लोगों ने देखा होगा ये चीज, इफ यू लाइक दी पॉर्न इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी है इसमें डीप फेक्स से रिलेटेड कि फोटोज यूज कर ली जाते हैं, डिफेमिंग फोटोज, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इट इज अ काइंड ऑफ साइबर क्राइम। अच्छा और अगर डॉक्सिंग की बात की जाए तो डॉक्सिंग किसी भी ह्यूमन का, किसी भी पर्सन का लाइक आईडी, अकाउंट नेम, पासवर्ड, ये सब
मतलब स्टील कर लेना, फिर उसके अगेंस्ट यूज कर लेना। और ये ट्विटर का स्कैंडल अभी जस्ट सामने आया है। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं आपको, डॉक्सिंग और इससे रिलेटेड। आगे देखते हैं क्या है। डीप फेक्स आर अ कंपाइलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इमेजेस एंड ऑडियो पुट टुगेदर विद मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड रिप्लेस अ रियल पर्सन्स वॉइस और बोथ विद सिमिलर आर्टिफिशियल लाइकनेस वॉइस। ठीक है, एक जो रियल पर्सन है उसका फोटो वॉइस हटा के दूसरे को डाल देना और फिर उसको यूज करना, सर्कुलेट करना, इलीगली यूज करना। कोई सिंगल इन्वेंटर नहीं है, लेकिन 2014 में इयान गुडफेलो ने इसको इन्वेंट किया था, ये माना जाता है। जैसे कि आपको ब्लॉकचेन है जो कि सतोशी नाकामोटो ने बनाया है। इट कैन क्रिएट पीपल हु डू नॉट एग्जिस्ट, फेक पीपल बनाया जाता है बेसिकली। चलिए आगे देखते हैं। और ये 2017 में ये टर्म ओरिजिनेट हुआ। और दिस यूजर मैनिपुलेट्स गूगल ओपन सोर्स एंड डीप लर्निंग, इसकी बातें हैं। हाउ डिड डीप फेस वर्क्स? कंटेंट क्रिएट, दो कंपीटिंग एआई लेकर के इमेज स्वैप किया जाता है। डिस्क्रिमिनेटर इज टास्क्ड विद डिटरमाइनिंग इफ द फेक मल्टीमीडिया कंटेंट प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटर इज रियल और मैन्युफैक्चर्ड। फिर उसके बाद एक जनरेट एडवर्जियल नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट स्टेज इन GAN इज टू आइडेंटिफाई द डिजायर्ड आउटपुट एंड क्रिएट अ ट्रेनिंग डेटासेट फॉर द जनरेटर। एंड वीडियो क्लिप्स कैन बी सप्लाइड टू द डिस्क्रिमिनेटर आफ्टर द, अब ये डिस्क्रिमिनेटर जो ऑफेंस कर रहा है, जो बना रहा है, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं। हिस्टोरिक डील टू गेट द COP15 समिट, द हिंदू के पहले ही पेज पे है ये न्यूज, तो इसको कंक्लूड करते हैं। हिस्टोरिक UN बायोडाइवर्सिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है, 2030 से प्लैनेट को सिक्योर करना है। और ये बेसिकली कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज का पार्ट है। और कन्वेंशनल ऑफ बायोडाइवर्सिटी वन ऑफ द पार्ट था आपको UNCED अर्थ समिट 1992, ये इसका ही पार्ट था। CBD कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, ये 2050 तक नेचर में हार्मोनी एंड कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड इन अर्थ समिट 1992, जिसकी बातें अभी जस्ट हम लोगों ने की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी 1994 COP1, जिसे हम कहते हैं बहामास में। अच्छा, ये डाइवर्सिटी से रिलेटेड थी और ऑब्जेक्टिव्स क्या था? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल रिसोर्सेज। अचीव क्या हुआ? ये बेसिक पॉइंट्स है, यू कैन स्किप इफ यू वांट। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड की कौन कौन से प्रोटोकॉल। अच्छा, दो प्रोटोकॉल बेसिकली बहुत फेमस है, एक कार्टिजिनिया एंड नगोया, एक ABS मैकेनिज्म से रिलेटेड है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से, जो बोलता है टू एंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। एंड कार्टिजिना बात करता है आपको मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से। नगोया प्रोटोकॉल COP10 में आया था और ऑफिशियली नोन एज स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी। COP15 की बात करें, जो अभी बात हुई है मॉन्ट्रियल कनाडा में, इसके दो पार्ट्स हुए थे, कनाडा और एक चाइना में, और चाइना ने फाइनली एक्सेप्ट करवा दिया है इसको। और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ये कॉल अ सीज फायर। न्यूज समरी की बात की जाए तो चाइना की प्रेसिडेंसी में एक्सेप्ट हो गया फाइनली। और कंट्रीज पार्ट 196 कंट्रीज थी। द डील वाज कॉल्ड, अब डील की अमाउंट है और हाउ मच द अमाउंट है। नेक्स्ट COP, अच्छा COP16 कहाँ होगा? बायोडाइवर्सिटी का, ये याद रखना जरूरी है, रेस्ट यू कैन स्किप, जो कि 2024 में होगा COP16। और COP15 वाला किसकी प्रेसिडेंसी में हुआ था? चाइना की। और COP16 होगा टर्की के प्रेसिडेंसी में। अच्छा, ये COP जो है ना, वो आपका UNFCCC से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये COP जो है वो आपका बायोडाइवर्सिटी का है, जो कि अंदर आता है CBD में। अब UNFCCC के टाइम पे दो तीन बातें हुई थी, जिसमें से एक ये पार्ट है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड, ये कुछ 4 आर्टिकल्स हैं जो डाटा विल रिकमेंड की पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है? एक बार क्लैट की वीडियो देख लो, एनालिसिस समझ में आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज INS मोरमुगाओ, हु इज करंटली इज सर्विंग एज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आपको DULLB में भी पूछा जाता है। फोर्थ इज अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, एंड दैट्स वाज द ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, यू वांट एनी टॉपिक मोर डिटेल, that too please mention, I'll surely answer your doubts. Thank you, that's all from my side.